हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट में प्रेस्क्राइब्ड हैं, फेमस प्लेरेट हैं। इस वीडियो में मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत ही डीप एंड वाइड नॉलेज दी है और डीप एंड वाइड वीडियो बनाई है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, ये हमें दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, बायोग्राफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, मतलब बायोग्राफी, कंट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखेंगे। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए बंगाली polymath who worked as a poet, writer, playwright, philosopher, social reformer and painter। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ का मतलब होता है ए पर्सन हु हैज़ वाइड नॉलेज एंड लर्निंग। एक व्यक्ति जो वाइड नॉलेज रखता है और वाइड लर्निंग रखता है, ज्ञान रखता है। ठीक है, हु रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? एक बंगाली पॉलीमैथ थे। हु जिन्होंने कार्य किया, वर्कड मीन्स कार्य किया, एज मीन्स के रूप में, पोइट मीन्स कवि, राइटर मीन्स लेखक, प्लेरिट नाटककार, फिलोसफर दार्शनिक, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक, एंड और पेंटर। कुल मिला के कहेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने राइटर, प्लेरिट, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर और पेंटर के रूप में कार्य किया था। आगे देखेंगे, ही रीशेप्ड द बंगाली लिटरेचर। उन्होंने बंगाली लिटरेचर को, बंगाली साहित्य को रीशेप्ड किया। शेप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को आकृति देना और रीशेप्ड का मतलब हो गया पुनः आकृति प्रदान करना। तो कुल मिला के कहेंगे कि बंगाली लिटरेचर को, बंगाली साहित्य को उन्होंने रीशेप किया। एंड और म्यूजिक को, बंगाली म्यूजिक को, एज वेल एज और इंडियन आर्ट को विद कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म में। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म का मतलब हो गया, कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है परिस्थितियाँ, घटना, विचारधाराएं जो मॉडर्निज्म से रिलेटेड क्या थी, जो भी परिस्थितियाँ, घटनाएं या विचारधाराएं रहीं उनसे संबंधित इंडियन आर्ट को। ठीक है, और म्यूजिक को, लिटरेचर को, इन सब को क्या किया? मॉडर्नाइज किया इन लेट 19th एंड 20th सेंचुरी। सेंचुरीज IES कर लेंगे यहाँ। ठीक है, 19th और 20th सेंचुरी में। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ही वाज बॉर्न 7 मई 1861 इन कोलकाता। यहाँ इन जोड़ सकते हैं या कोलकाता कर सकते हैं। ठीक है, एंड डाइड 7 अगस्त जोरांस्का ठाकुरबरी इन कोलकाता। मतलब उनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था कोलकाता में। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है हमें। और उनकी जो डेथ हुई थी वो भी कोलकाता में हुई थी। और कहाँ? एक जोरांस्का ठाकुरबरी एक प्लेस का नाम है जो कोलकाता में है। वो कब हुई थी? 7 अगस्त को। ठीक है, हिज फादर वाज देवेंद्रनाथ टैगोर। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? ए लीडर ऑफ ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज के लीडर थे। ठीक है, हिज मदर वाज सरला देवी। उनकी माता सरला देवी थी। सरला देवी। ही हैड 3 चिल्ड्रन। उनके 3 बच्चे थे, रथिंद्रनाथ टैगोर और सोमेंद्रनाथ टैगोर और माधुरी लता देवी बेटी थी। जिस तरह से ये कौन 3 बच्चे थे, ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई उपनिषद एंड बुद्धिज्म। डीपली मीन्स बहुत अधिक। ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, वह बहुत अधिक प्रभावित थे
बायमिस के द्वारा उपनिषद एंड बुद्धिज्म से बहुत अधिक प्रभावित थे। वो कौन, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका, वो किससे प्रभावित थे? उपनिषद एंड बुद्धिज्म से बहुत अधिक प्रभावित थे। ही वाज स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ ऑर्थोडॉक्स। हर जगह आपका वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बस आपको समझना है किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से, चीज़ों को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ही वाज स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स नहीं होगा, क्रिटिक होगा, ठीक है। तो वे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक, आलोचक थे किसके? ऑर्थोडॉक्स के। ऑर्थोडॉक्स होते हैं रूढ़वादी, जो रूढ़वादिता के बहुत बड़े वो आलोचक थे। ही वाज सेंट टू स्कूल, उन्हें स्कूल भेजा गया। बट लेकिन ट्रेडिशनल टीचिंग, परंपरागत जो टीचिंग थी, परंपरागत पढ़ाई का जो माध्यम था या पढ़ाई थी, डिड नॉट अट्रैक्ट हिम, उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकी, उन्हें अट्रैक्ट नहीं किया। कुल मिला के ट्रेडिशनल टीचिंग पद्धति उनको पसंद नहीं आई। इन 1877 1877 में ही सेल्ड टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड चले गए। एंड और नेक्स्ट आगे इंग्लैंड चले गए। एंड वाज एडमिटेड टू ए पब्लिक स्कूल एट ब्रिंगटन एंड लेटर ऑन लंदन यूनिवर्सिटी। मतलब उसके बाद इंग्लैंड चले गए तो ही वाज एडमिटेड, उनको एडमिट करा गया टू ए पब्लिक स्कूल। एक पब्लिक स्कूल जो कहाँ था? ब्रिंगटन नामक स्थान पर था, उसमें इनका एडमिशन करा गया, एडमिटेड कराया गया। लेटर ऑन, बाद में लंदन यूनिवर्सिटी ये पढ़ने चले गए। लंदन यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया। बट लेकिन ही रिटर्न बैक टू इंडिया विदाउट डिग्री, लेकिन वो इंडिया वापस आ गए। रिटर्न बैक टू इंडिया विदाउट डिग्री, बिना डिग्री के ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन डिग्री ऑफ लॉ, क्योंकि और डिग्री ऑफ लॉ की डिग्री में इंटरेस्टेड नहीं थे। नेक्स्ट चलेंगे नोटेबल अवार्ड। उनका जो नोटेबल अवार्ड था, महत्वपूर्ण अवार्ड था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी और वेरी शॉर्ट के लिए भी। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1913, 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? फॉर गीतांजलि, एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन पोएम्स, ठीक है। जो क्या था? गीतांजलि के बारे में आगे वर्णन किया है हमने। हिज नोटेबल पीरियड, जो उनका नोटेबल पीरियड था तो क्या था? बंगाली रेनेसांस। अगर यहाँ आता है विच पीरियड डिड रविन्द्रनाथ टैगोर बिलोंग, तो कौन से पीरियड को? बंगाली रेनेसांस पीरियड को। रेनेसांस होता है पुनर्जागरण काल, बंगाली पुनर्जागरण काल को वो क्या करते थे? बिलोंग करते थे। लिटरेचर मूवमेंट, उनका साहित्यिक मूवमेंट क्या था? कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म। कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति, घटना, विचारधाराओं को मॉडर्निज्म, आधुनिक तथ्यों से जोड़ना, ठीक है, आधुनिक बनाया उनको। तो देखेंगे हिज वर्क्स, उनके वर्क्स क्या थे? उनके जो वर्क्स हैं, ये जो हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं, ये इनकी पोइट्रीज हैं। क्या हैं? पोएम्स हैं, ठीक है। थोड़ा देखेंगे, देखो हिज वर्क्स, ये जो है ना वर्क्स, यहाँ मैं लिखना भूल गई, ये क्या है? पोइट्री है, ठीक है। ये क्या है? इनकी पोइट्री है, ध्यान रखेंगे। यहाँ आप लिखेंगे तो यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। हिज वर्क के बाद पोइट्री। तो फर्स्ट पोएम है इनकी द क्रिसेंट मून। द क्रिसेंट मून इन्होंने लिखी थी 1913 में। द गार्डनर लिखी थी इन्होंने 1913 में। द फ्रूट गैदरिंग लिखी थी इन्होंने 1916 में। फायर फ्लाइज लिखी थी इन्होंने 1928 में। द फ्यूगिटिव एंड अदर पोएम्स लिखी थी इन्होंने 1916 में। और गीतांजलि इन्होंने लिखी थी 1912 में। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, लिरिक्स
या सॉन्ग्स ऑफ, इसके बारे में मैंने आगे चर्चा की है, डिटेल बताऊंगी। तो इन्होंने गीतांजलि 1912 में लिखी थी और 13 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इसी गीतांजलि के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्लेज इनके क्या थे देखेंगे। चित्रा था, चित्रा इन्होंने लिखा था 1913 में। द पोस्ट ऑफिस लिखा था इन्होंने 1912 में। द साइकिल ऑफ द स्प्रिंग लिखा था इन्होंने 1917 में। और सेक्रीफाइस लिखा था इन्होंने 1917 में। और स्ट्रे वर्ड्स लिखा था इन्होंने, स्ट्रे वर्ड्स लिखा था, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी। जो लास्ट है इसको बिना डी रिकॉर्डर के ही देखेंगे। इसको सेक्रीफाइस हो गया, सेक्रीफाइस इन्होंने लिखी थी 1917 में। और लास्ट है ये स्ट्रे वर्ड्स, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये लिखी थी इन्होंने 1916 में। नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, इनके जो फिक्शन क्या क्या थे। फिक्शन तो जानते होंगे आप क्या होते हैं। फिक्शन वो स्टोरीज होती हैं जो इमेजिन्ड करके लिखी जाती हैं। द स्टोरी विच इज इमेजिन्ड नॉट रियल, जो रियल नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट इनका फिक्शन वर्क था द होम एंड द वर्ल्ड, इन्होंने 1916 में लिखा था। द रैक्स लिखा था इन्होंने 1921 में। द गोरा इन्होंने लिखा था 1910 में। हंगरी स्टोन्स लिखा था इन्होंने 1916 में। और मशी एंड अदर स्टोरीज लिखी थी इन्होंने 1918 में। ये इनका फिक्शन वर्क है। ठीक है, इनका ये क्या है, फिक्शन है। आगे नेक्स्ट चलेंगे। प्रोज वर्क क्या था। क्रिएटिव यूनिटी 1922 में। माई रेमाइनेंस इन्होंने लिखा था, इन्होंने लिखा था 1917 में। और साधना लिखा था इन्होंने 1913 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलेंगे। डॉक्टर आइनेंगर सेस कहते हैं गीतांजलि सेस। ठीक है, गीतांजलि सॉन्ग्स आर मेनली पोएम्स ऑफ भक्ति इन ग्रेट इंडियन ट्रेडिशन। जो इन्होंने गीतांजलि अपनी जो पोएम लिखी थी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखा था, उसके बारे में डॉक्टर एंगनर ने कहा है कि गीतांजलि सॉन्ग्स, जो उनके गीतांजलि सॉन्ग्स आर्मीस हैं, मेनली मीन्स मुख्य रूप से पोएम ऑफ भक्ति की पोएम्स हैं इन ग्रेट इंडियन ट्रेडिशन। और किसमें, ग्रेट इंडियन परंपरा में। ठीक है, महान भारतीय परंपरा में जो भक्ति होती है ना, उस भक्ति से रिलेटेड इनकी सारी पोएम्स हैं। गीतांजलि हैज़ 103 लिरिक्स, गीतांजलि में 103 लिरिक्स हैं। आगे नेक्स्ट है। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया लौटने पर ही क्रिएटेड न्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, इंडिया लौटने के बाद या लौटने पर ही क्रिएटेड, उन्होंने क्रिएट किया या निर्माण किया न्यू स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट और लिटरेचर, कला और साहित्य के नए स्टैंडर्ड को क्रिएट किया। नेक्स्ट चलेंगे। बनफूल, भगना, हरिडे, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, चित्रा etc आर सुपर्ब एक्सप्रेशन ऑफ हिज पोएटिक जीनियस। उनके पोएटिक जीनियस के ये क्या हैं, सुपर्ब एक्सप्रेशंस हैं ये। ठीक है, बनफूल, भगना हरिडेज, संध्या गीत, प्रभात संगीत और चित्रा, इनकी फेमस एक्सप्रेशंस हैं। आगे देखेंगे, देखो। ऑन हिंदू मैरिज इज ए कलेक्शन ऑफ ऐसे। ऑन हिंदू मैरिज क्या था इनका, एक कलेक्शन ऑफ ऐसे था, ऐसों का कलेक्शन था।
पहला कौन है, इंग्लिश एंड द इंडियंस। इंग्लिश एंड द, जो कलेक्शन था ना उनमें कौन कौन से ऐसे थे, इंग्लिश एंड द इंडियंस। सेकंड है फियर ऑफ द इंग्लिश। थर्ड है राइट ऑफ द जस्टिस। और फोर है रूलर एंड द रूल्ड। ठीक है, इस तरह से ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमें ज्ञान नॉलेज मिली है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।